Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is the oscillations of a liquid in a U-shaped tube. So the oscillations in a liquid in U-shaped tube. सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक यू शेप ट्यूब में भी हमारे पास एसएचएम आता है. एसएचएम में हमें क्या प्रूव करना होता है कि जो एक्सेलरेशन है एसएचएम में की जो एक्सेलरेशन होती है हमारे पास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑपोजिट होती है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की. इन दोनों चीज़ों के बारे में हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे एक लिक्विड में एसएचएम का मोशन आता है. देन उसके बाद उसका टाइम पीरियड फाइंड करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो लेट अस कंसीडर कि सपोज m जो है इट इज द मास ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड. m is the mass and moreover let rho be the density and suppose किया कि ये हमारी जो है B and C be the mean positions. So B and C be the mean positions. mean position कौन सी होती है हमारे पास? mean position होती है हमारे पास जो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दैट इज द मोस्ट स्टेबल, जिसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो एक्ट कर रही है. सो सपोज एक फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद देखा कि अगर वो x डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस लिक्विड में, इट मींस x डिस्प्लेसमेंट यहाँ से नीचे गया तो उतना ही लेवल उसका ऊपर जाएगा. सो लेट x बी द डिस्प्लेसमेंट. अगर आप x को डिस्प्लेसमेंट लेट कर रहे हो, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? दैट विल बी 2x. वो कैसे? देखो, जब आप यहाँ से नीचे x डिस्प्लेस करोगे तो x ऊपर की तरफ जाएगा, इट विल बी रीचिंग इट्स हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज E पॉइंट के ऊपर जाएगा. लेकिन उसके बाद एक उसको रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगी जो वो उसको x डिस्टेंस नीचे लेके आएगा. सो टोटल दैट इज x दिस एंड x दिस, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 2x. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे भी हम नोट कर रहे हैं कि उसने x डिस्टेंस मूव किया ये वाला. सो इस इमेज यहाँ पे और इतना उसने राइज किया, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 2x. देयरफॉर वेट किसके इक्वल होता है हमारे पास? वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी. लेकिन मास किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज इनटू ग्रेविटी. और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया इनटू लेंथ इज द वॉल्यूम. सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. इट विल बिकम इक्वल टू a, लेंथ इज 2x, प्रूव किया, रो इनटू g. सो दिस इज द वेट. सो वेट किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 2ax रो g. लेकिन हमें पता है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो इस लिक्विड को नीचे लेके आएगी एंड मेक इट टू स्टेबल इन द मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन के ऊपर उसको लेके आएगी. सो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, सो साइन विल बी नेगेटिव और सेम 2ax रो g. दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स. लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन, फोर्स किसकी इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन. So acceleration is equal to force upon mass. It means force is minus 2ax rho g divided by, we had taken the mass, here it is, it will be into 2h rho, a cancel out with a, 2 with 2, rho with rho. So acceleration comes to be minus g upon h into x
सो इससे क्या क्लियर होता है कि जी हमारी कांस्टेंट है, हाइट भी हमारे लिक्विड कॉलम की कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट ऑफ एक्स, दिस इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। यही हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें प्रूव करना है कि वो एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग द एसएचएम मोशन, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया। अब इसका टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए, मैग्नीट्यूड होता है ए का। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास? इन द मैग्नीट्यूड वे इट इज जी एच इंटू एक्स, ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन जी h into x, x cancel, so time period will be 2 pi under root h upon g. So this is your time period of a U-shaped tube in which we are filling a liquid. So our next topic is simple pendulum. Simple pendulum क्या होता है basically? A simple pendulum consists of a metallic ball called bob, hung by a perfectly inextensible and weightless string. When a bob is at rest position in a straight line, it is in its mean position. When the bob is displaced from its mean position and then released, it makes to and fro movement about its mean position. That is the mass, उसको weightless स्ट्रिंग के साथ अटैच किया जाता है एंड इट इज टाइड समवेयर एल्स टू अ रिजिड सपोर्ट सो दैट इट कैन मूव्स हियर एंड देयर, दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन उसमें हो। सो यही हमने चेक करना है कि जो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो उसको प्रूव करेंगे कि कैसे हमारे पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है एंड उसके बाद उसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। सो जब हम बात कर रहे हैं पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि दिस इज योर मेन पोजीशन एंड डू नॉट डिस्प्लेस इट टू द लार्ज एंगल। जब आप लार्ज एंगल के ऊपर, सपोज आई एम सेइंग यू कि मैंने बहुत लार्ज एंगल के ऊपर इसको डिस्प्लेस किया यहाँ से, इफ थीटा इज वेरी लार्ज सो एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम कभी भी वर्क नहीं करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं आएगा। सो फॉर दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप दैट द थीटा शुड बी स्मॉल। थीटा हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ी ही होनी चाहिए अगर आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सो अज्यूमिंग दैट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सपोज किया कि ये बॉडी अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन E1 की तरफ आई विद एन एंगल थीटा वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल एंड जब ये इस डायरेक्शन में जाएगी इट विल टेंड टू मूव इस डायरेक्शन में और फोर्स आती है तो ऑब्वियसली इट विल मूव हियर टू इट्स अनदर एक्सट्रीम पोजीशन और वो हमारे पास यहाँ पे आता है। हमें पता है कि जो मास है of the body, that is the bob, it is acting mg, वो हमें पता है कि वो नीचे को एक्ट कर रहा है mg और जो इसके साथ इसका एंगल बन रहा है वो है थीटा। सो अलोंग द थीटा एंगल इट इज mg cos थीटा और टेंशन ऊपर को एक्ट कर रही है एंड अलोंग y एक्सिस इट इज mg sin थीटा। इसका क्या मतलब हुआ कि टेंशन जो है वो तो mg cos थीटा बैलेंस करेगा। सो सारे का सारा जो मोशन है वो किसकी वजह से आ रहा है? mg sin थीटा की। सो मोशन इज ओनली ड्यू टू द mg sin थीटा। लेकिन sin थीटा किसके इक्वल होती है? दिस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा किसको अप्रोच कर जाता है? थीटा को।
करते हैं, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। सो अगर हम इस चीज़ की बात करें, देखो कैसे आएगा। इफ दिस इज थीटा, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, सो क्या बनेगा? सो थीटा विल बी इक्वल टू x बाय एल। क्लियर? और इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो द मोशन दैट इज F विल बी इक्वल टू mg(x over l। ये बन गया हमारे पास। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन क्या होता है हमारे पास? ये तो हमारी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स की, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन, m into a is equal to minus of mg(x over l। m and m cancel out each other, so acceleration किसके इक्वल आ गई? minus g over l into x। it means acceleration is directly proportional to displacement but opposite in the direction। so ये क्या इक्वेशन बन रही है हमारी SHL की। हमने एक्सेलरेशन की तो वैल्यू फाइंड कर ली है, अभी टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। सो हियर विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ x ओवर वैल्यू क्या आ जाएगी? g l अपॉन x कैंसिल, सो इट विल बी 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। सो दिस इज योर टाइम पीरियड इक्वेशन फॉर द सिंपल पेंडुलम। दो रिजल्ट मिलते हैं इसमें हमारे पास। सबसे पहला रिजल्ट ये है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाते जाओगे थ्रेड की, उतना ही टाइम पीरियड आपको बढ़ता जाएगा। एंड सेकेंडली, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उतना टाइम पीरियड कम होगा, जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का क्या मतलब है? सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिनका टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड होता है। गिवन है कि जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना है? 2 सेकेंड्स। सो डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन आ जाए पेपर में तो कैसे लिखोगे आप? सो द पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, दैट पेंडुलम इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। सो हमने इस पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड किया हुआ है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। सो इन दिस वी विल फाइंड कि हमें कितनी लेंथ चाहिए, कि अगर हमें 2 सेकेंड एक पेंडुलम का टाइम पीरियड चाहिए तो कितनी लेंथ हो उस थ्रेड की। सो वी विल कैलकुलेट इट, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज 9.8, इट इज फिक्स्ड, और 2 पाई भी हमारे पास कांस्टेंट है, और टाइम पीरियड हमें पता है कि इट इज 2 सेकेंड। सो कैसे फाइंड करेंगे कि हमारी लेंथ कितनी है? सो वी विल गो विद द स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर इन बोथ साइड। सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन g, but length will be equal to t square upon 4 pi square into g. So substituting the values, we will get 2 square into 9.8 upon 4 into 3.14 square. So when you will solve this cancel out with this. So we are left with 9.8 upon 3.14 into 3.14. It is 0.99 meter. It means length is approximately 1 meter, or you can say the length is approximately 100 centimeter. When the length of the thread will be 100 centimeter, then the time period will be 2 seconds. So hope you got this. कि हमने ये फाइंड किया कि अगर हमें टाइम पीरियड 2 सेकेंड चाहिए किसी भी पेंडुलम का, कि वो 2 सेकेंड ले पूरी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी जो लेंथ है थ्रेड की इट मस्ट बी 100 सेंटीमीटर। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एनर्जी। एनर्जी कैसे होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? जो एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम है हमारे पास। सिंपल पेंडुलम को हम एक सर्टेन हाइट के ऊपर, है ना, उसको एग्जीक्यूट करते हैं।
उसको, उसके बाद वो मूव करता है अपनी मीन पोजीशन की तरफ, क्योंकि मीन पोजीशन हमारे पास, वही रिपीटेडली बोल रहे हैं कि मीन पोजीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मोस्ट स्टेबल पोजीशन है। वो टेंड करेगा अपने आप को कि वो वापस एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाए। सो यही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो जब हम उसको एक सर्टेन हाइट के ऊपर छोड़ते हैं कि हाँ एक सर्टेन हाइट है उसकी, इट मींस इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सम हाइट, लेकिन वो मूव कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स उसमें लग रही है, इट मींस इट इज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी कैन बी सीन, है ना, ड्यूरिंग द एसएचएम मोशन दो ही एनर्जी आपको मिल सकती है। सो फर्स्ट एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? So energies in the SHM, that is simple harmonic motion, is the sum of the kinetic energy and the potential energy. So जब हम बात करते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मेन पोजीशन के ऊपर है, वो किसी भी हाइट के ऊपर नहीं गया, it means it will have some kinetic energy. So at mean position काइनेटिक एनर्जी तो होगी हमारे पास, दैट विल बी मैक्सिमम, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू जीरो हाइट विल बी जीरो, क्योंकि वो सर्टेन हाइट के ऊपर है ही नहीं है। लेकिन एट द एक्सट्रीम पोजीशन हमें पता है कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर चला जाएगा, वो सर्टेन हाइट के ऊपर चला जाएगा, सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम, एंड जो काइनेटिक एनर्जी है हाइट के ऊपर जाके वो जीरो हो जाएगी। लेकिन इन द इंटरमीडिएट जब हम बात कर रहे हैं कि वो सर्टेन हाइट के ऊपर से मूव करना शुरू कर दिया, किसी मीन और एक्सट्रीम के बीच में है, तो उसमें क्या होगा, इट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें पता है कि सर्टेन हाइट के बाद जब वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा, ऑब्वियसली इट विल लूज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। सपोज किया कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इट इज एट सम पोजीशन, एग्जीक्यूट कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन मोशन को। सपोज उसका x डिस्टेंस था O से B तक, लेकिन उसके बाद इट एग्जीक्यूट सम dx, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा जब उसकी डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे। सम वर्क इज टू बी डन, सम वर्क इज टू बी डन, दैट इज द dx डिस्प्लेसमेंट में। तो कितनी फोर्स एक्ट कर रही है उसके ऊपर, सो फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। So force will be equal to minus m omega square x. लेकिन if dx is the displacement, then dw be the work done. So this will be equal to f dx cos 180 degree, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी अगेंस्ट द फोर्स। जिस साइड में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है। सो एंगल क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का। सो देयरफॉर dw किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ f ऑफ dx, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। सो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। सो dw क्या बन गया हमारे पास, m ओमेगा स्क्वायर x dx, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। सो इंटीग्रेट कर देते हैं होल से। सो व्हाइल इंटीग्रेटिंग, क्योंकि हमें पूरा वर्क डन चाहिए, सो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू x, है ना। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x dx फ्रॉम 0 टू x। इंटीग्रेशन ऑफ द dw विल बी w, and this is equal to m omega square integration of x dx from 0 to x. लेकिन what will be the integration of x, रूल किया हुआ हमने इंटीग्रेशन का कि x पावर n dx is always equal to x पावर n plus 1 over n plus 1। so ये हमारे पास क्या है वैल्यू, x पावर 1
सो x पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी हमारे पास, x पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, ये क्या बन गया x पावर 2 ओवर 2। सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। सो वर्क डन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके x तक, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो वर्क डन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। सो वर्क डन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन। लेकिन वर्क डन एक टाइप की एनर्जी है, और एनर्जी इट इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड किया, इट कम्स टू बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी virtue of its motion। क्या लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दैट इज ड्यूरिंग द SHM। लेकिन हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की हुई है। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इट मींस स्क्वायरिंग बोथ साइड, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल कम टू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी इज sum of kinetic energy and potential energy. So here will be half m omega square a square minus x square plus half m omega square x square. So solving this, it comes to be half m omega square a square minus half m omega square x square plus half m omega square x square. This cancel out with each other. So total energy will always remain to m omega square a square. So this is your total energy while executing the SHM। जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम आएगी। सो उसको हम ग्राफिकली वे में भी प्रूव कर सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको हम ग्राफिकली वे में भी प्रूव कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू डू द वेरिएशन। सो नेक्स्ट इज विच वेरिएशन ऑफ एनर्जी। जो वेरिएशन है, हमने दो टाइप्स ऑफ एनर्जी की है। पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हमें पता है कि जो मीन पोजीशन है उसके ऊपर हमारी x की वैल्यू 0 है, और जब हम एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जा रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने की हुई है कि इट इज इक्वल टू a, दैट इज द रेडियस। सो a इज द एम्पलीट्यूड। इट मींस मिनिमम डिस्टेंस is 0, that is x equal to 0, and maximum कितनी हाइट के ऊपर उसको छोड़ सकते हैं, that is x equal to a. So this is your mean position and this is your extreme. चेक कर लेते हैं, जो हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी मीन के ऊपर मैक्सिमम आएगी और पोटेंशियल एनर्जी मीन के ऊपर 0 आएगी। चेक कर लेते हैं इस चीज को। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो एट मीन पोजीशन, जब हम बात कर रहे हैं मीन पोजीशन के ऊपर, इट मीन x इक्वल टू 0 है। जब x इक्वल टू 0 होगी सो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, हाफ m ओमेगा स्क्वायर 0 स्क्वायर, दिस विल बिकम टू 0। प्रूव हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है हमारे पास, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन की, दैट इज x इक्वल टू a, सो उसमें हमने क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी।
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि x को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने a, एंड वही काइनेटिक एनर्जी हमने बोला था कि जीरो आएगी, वो कैसे आएगी देखो। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इट इज जीरो। सो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस चीज का तो कैसे बनेगा देखो। प्रूफ तो वही करना है कि रहती वो कितनी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि टोटल एनर्जी तो यही है हमारे पास। सो इस साइड के ऊपर तो हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इस साइड पे हमारे पास क्या आएगा, एनर्जी। सो एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सो दिस इज योर मेन पोजीशन, एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जीरो है, ठीक है, लेकिन सेंटर के ऊपर मेन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। सो ग्राफ कैसे बनेगा, सो दिस इज द कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, वो हमने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट द मेन पोजीशन, लेकिन जब वो एक्सट्रीम के ऊपर जाती है इट विल बिकम मैक्सिमम। इट मींस यहाँ पे भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पे भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सो द ग्राफ विल कम टू बी, सो ये हमारे पास कर्व बनता है टोटल काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि हमारे पास एक्सट्रीम्स के ऊपर भी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बन रही है, और हमारे पास मीन पोजीशन के ऊपर भी वैल्यू क्या आ रही है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। So this is all about the today's topic and this is the last topic of the oscillations. Hope you all get the topics. अगर आपको कोई भी क्यूरी हो you can WhatsApp me your query, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, and hope you like the video. Thank you.